नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद लेकर मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पटना के फुलवारी शरीफ में भारत को इस्लामिक स्टेट की साजिश के खुलासे के बाद में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई की साजिश का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। भारत में जिहाद फैलाने की साजिश के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ते नजर आते हैं। आज इस मुद्दे पर बहस हम करें, लेकिन पहले आज क्या क्या खुलासे हुए वो आपको जरा बता देती हूँ। फुलवारी शरीफ मामले में आरोपी सनाउल्लाह, आपको याद होगा, सनाउल्लाह पर बड़ा खुलासा हुआ है। सनाउल्लाह दरभंगा में लोगों को भड़काता था। इतना ही नहीं बल्कि 15 अगस्त आजादी के दिन उसने दरभंगा में भारत का झंडा नहीं बल्कि उसने पीएफआई का झंडा फहराया और पीएफआई डे मनाया। जगह जगह पर उसने पीएफआई के पोस्टर्स लगाए, पीएफआई का प्रचार किया। इतना ही नहीं, वो भड़काऊ वीडियोस भी लोगों तक शेयर करता था। घर के पास में ग्राउंड में वो मीटिंग किया करता था। वो दरभंगा में लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था और देश के खिलाफ साजिश प्लान करता था। इतना ही नहीं बल्कि फेसबुक पर पीएफआई के पोस्ट भी वो डाला करता था और लोगों का ब्रेन वॉश करने का उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था। टाइम्स नाउ भारत सनाउल्लाह के घर पहुंचा, सनाउल्लाह के पिता से बातचीत की। सनाउल्लाह के पिता ये जरूर मान रहे हैं उनका बेटा पीएफआई का महासचिव था, लेकिन देश विरोधी आरोपों से वो साफ इनकार कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। तो सरासर इल्जाम है, ऐसा कोई आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोगों को नहीं देखने को मिला कि कोई देश विरोधी एक्टिविटी हो। क्योंकि हम उसके गार्जियन हैं, जाहिर सी बात है, साथ देश विरोधी गतिविधि पर तो हम समझ, ये सरासर इल्जाम है सर। अब पटना में था या नहीं था ये भी हम नहीं जानते। सनाउल्लाह बिहार में पीएफआई का महासचिव है। जी ये बात सही है। तो आपने सुना, ये सनाउल्लाह के पिता थे। वो ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि सनाउल्लाह पीएफआई का सदस्य था, लेकिन जब वो उससे ये कहा गया कि देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहा तो ये बात करते करते उनका गला रौंद गया। पटना टेरर मॉड्यूल को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए। एक और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। खुलासा ये कि टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार ताहिर पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से प्रभावित था। फेसबुक के जरिए गजवाए हिंद से जानकारी हासिल करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कट्टर मौलवियों के भी वो काफी लंबे समय से संपर्क में था। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक जैद से भी ताहिर के संपर्क में रहने की जानकारियां सामने आई हैं। ताहिर का जो व्हाट्सएप है वो भी चौंकाने वाला खुलासा करता है, क्योंकि जो तमाम बातें सामने आई वो इससे स्पष्ट हो जाती हैं कि ताहिर आखिर किस तरह से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था। पाकिस्तानी संगठन तहरीक लब्बैक और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की साजिश किस तरह की है वो समझिए। गजवाए हिंद के जरिए तहरीक लब्बैक ने हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई। मुसलमानों के साथ अत्याचार होने की बात का ये कहा गया कि उसको एक तरह से एक मुहिम के तौर पे चलाया। तहरीक लब्बैक व्हाट्सएप के जरिए गजवाए हिंद के संपर्क में था। पाकिस्तान के गजवा ग्रुप में 181 सदस्य शामिल हैं। पाकिस्तानी फैजान नाम के शख्स ने कांटेक्ट उसका हुआ और उसने गजवाए हिंद की बात कही। इसके बाद ताहिर को गजवाए ग्रुप का एडमिन बनाया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का टारगेट नफरत फैलाना और साजिश रचना है। ये भी बताएं, पीएफआई केस के आरोपी नंबर 22 मुस्तकिम ने टाइम्स नाउ भारत पर बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव खुलासा किया। मुस्तकिम का कहना है कि 2015 और 2016 में गांव में पीएफआई ने एक बड़ी रैली की थी और इस रैली में गांव के लगभग 90% लोग शामिल हुए। मुस्तकिम भी इस रैली का हिस्सा था। मुस्तकिम ने यह भी खुलासा किया कि सनाउल्लाह भी उसी के गांव का रहने वाला है। अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि पीएफआई का आखिर टेरर प्लान किस तरह का रहा और टेरर प्लान से जुड़ा जो एक्सक्लूसिव वीडियो वो टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो वीडियो है ये करीब 2 से 3 महीने पुराना बताया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है
कि पीएफआई अपने आतंक का प्लान देश भर में फैलाने के लिए मोतिहारी में बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप चला रहा था और इस वीडियो में उसी कैंप की तस्वीरें भी रिकॉर्ड की गई। जो वीडियो सामने आया उसमें यह तो दिखाई दे रहा है कि पीएफआई के लोगों को लाठी डंडे चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल एक मॉड्यूल का खुलासा हाल ही में हुआ, उसमें यह बताया गया कि किस तरह से पीएफआई यहां पर लोगों को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिहाज से उसकी आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। वहीं अगर बात करते हैं उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की, जिसके बाद अभी भी धमकियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, वो अभी भी जारी है। उदयपुर में धान मंडी इलाके में एक बार फिर से 2 दुकानदारों को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई। धान मंडी, आप याद रखिए, धान मंडी दरअसल वो इलाका है जहां पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। अब उसी धान मंडी इलाके में 2 और दुकानदारों को धमकी दी गई। जिस नंबर से धमकी मिली वो ईरान का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए दोनों दुकानदारों को धमकी दी गई। मैसेज में धमकी भरा एक स्क्रीनशॉट भी भेजा गया जिसमें कन्हैयालाल की तरह ही गला काटने की धमकी दी गई। अब हम आपको दिखाते हैं धमकी देने वाले मैसेज में आखिर क्या लिखा हुआ है। दरअसल धमकी देने वाले मैसेज में लिखा है कि बहुत दिन हो गए तुझे लोगों के लिए बाल काटते हुए, अब तेरा गला काटने का वक्त आ गया है। तेरा भी वही हाल होगा जो कन्हैयालाल का हुआ। तेरी रैकी चल रही है, तेरा बाप तेरे ही पास में घूम रहा है, ये फोटो भी दे रहा हूं, उससे बच सकता है तो बच जा। दरअसल ये वो धमकी भरा एक टेक्स्ट है जो इस तरह से वहां पर लोगों को धान मंडी में दिया गया। कल उदयपुर में धमकी मिलने का मामला सामने आया, आज भीलवाड़ा में गला काटने की धमकी दी गई। फेसबुक पर धमकी दी गई। नारायण गुर्जर को एक शख्स ने धमकी दी जिसके खिलाफ नारायण गुर्जर ने आंसित पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। पटना हो या फिर उदयपुर, देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर नफरती साजिश चल रही है। इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो या फिर सर तन से जुदा करने की साजिश, ऐसी साजिशों ने देश में नफरत का माहौल तैयार किया। इस तरह की नफरती एजेंडे में विदेशी ताकतों का भी हाथ सामने आ रहा है। और अब ऐसे में सवाल ये कि गजवाए हिंद के आखिर कितने तार हैं, कितने किरदार हैं और कहां तक इनके तार हैं। सवाल ये भी, पेशावर टू पटना, हिंदुस्तान से आखिर इतनी बड़ी गद्दारी। पीएफआई ट्रेनिंग में आखिर क्या सिखाया, क्या बताया गया, सनाउल्लाह ने क्या सिखाया, कन्हैयालाल पार्ट 2 की धमकी, आखिर नेक्स्ट टारगेट पर कौन है, ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की मैं कोशिश करूंगी। मेरे साथ राष्ट्रवाद में इस विषय पर चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल है, उनसे आपको मिलवा देते हैं। 6 लोग आपको जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। शबनम खान इस समय मेरे साथ में जुड़ेंगे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, असगर खान वकील हैं, मौलाना नदीमुद्दीन खान जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और अब चर्चा को शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में मैं सबसे पहला जो एक पॉइंट है मैं जानना चाहूंगी अतीकुर रहमान आपका, पेशावर से लेकर पटना तक गजवाए हिंद, ये जो साजिश है और इस साजिश को ये अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही बैठे लोग हैं। इतने लंबे समय से आजादी के पर्व पर 15 अगस्त पर भारत की जगह पीएफआई का झंडा फहराया जाता है और उसमें लोग शामिल होते हैं, उसे लोग बढ़ाते हैं। आखिर कैसी साजिश है ये? हाँ तो आप कनेक्ट करिए ना कॉल। नैना जी, गजवाए हिंद का तक सवाल है जी, ये एक मिसनोमर है, एक छलावा है, एक स्टीरियोटाइप तैयार किया गया है। मुसलमान ना तो इसको मानते हैं, ना कुरान में इसका कोई मेंशन है, किसी हदीस में इसका मेंशन नहीं है जी। बल्कि जब हिंदुस्तान की बात आई थी हुजूर के सामने, प्रॉफेट मोहम्मद के सामने जी, और चौथे कैलिफ हजरत अली के सामने, दोनों ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था कि हिंद से उनको ठंडी हवाएं आती हैं। और इसी चीज को अल्लामा इकबाल ने अपने 2 खूबसूरत लाइनों में पिरोया है कि मीरे अरब यानी प्रॉफेट मोहम्मद, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मेरा वतन वही है जी। तो ये गजवाए हिंद बिल्कुल झूठी बात है, मिसनोमर है, छलावा है। तरह तरह के लोग पाकिस्तान की तरफ से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यंग माइंड्स के अंदर इसको की कोशिश करते हैं।
जो कि हमेशा से हमारे उलमाओं ने, हमारे दानिश्वरों ने, इंटेलिजेंसिया ने गजवाए हिंद को नकारा है। अगर इसको कोई हकीकत मानता है, सच्चाई मानता है, रहमान जो दस्तावेज बरामद समझाना पड़ेगा, और अगर नहीं समझते तो जेल के उन दस्तावेजों में 2037 तक की पूरी साजिश है। 2047 में गजवाए हिंद बनाने का दावा किया गया है। 2047 आप समझ रहे हैं, जब भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही। गजवाए हिंद को आप कैसे एक तरह से सिर्फ काल्पनिक मान रहे हैं? नैना जी, कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले बल्कि, जो पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी हैं वो मीडिया चैनल्स पर आए थे जी, इसी तरह की डिबेट के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि विजन 2047 जो उनका डॉक्यूमेंट है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आज से नहीं कई बरसों से। उसकी कॉपी मेरे पास भी एक है, पूरी किताब है वो, विजन 2047। जो बरामद हुए पेपर्स हैं 8, 10, 50, उससे मेल नहीं खाता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट करके अगर कोई अपने पास रखता है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि वो इस छलावे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको हम नकारते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन खान, इसको आप किस तरह से देखते हैं, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि एक बड़ी साजिश है। दरभंगा का एक जिला अध्यक्ष पीएफआई का, जो पिछले काफी लंबे वक्त से, ये कहा जाए कई सालों से यहाँ पर सक्रिय है, ना सिर्फ सक्रिय है, ट्रेनिंग दे रहा है और बाकायदा पीएफआई डे मनाता है, और जो दस्तावेज जो ऐसे वहां से बरामद होते हैं जो भारत के समर्थन में तो बिल्कुल नजर नहीं आते, क्या कहेंगे, किस तरह की साजिश है? देखिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर मुल्क है, डेमोक्रेसी है, तो वो भारत में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो वो भारत में है। जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, और पहले तो बैन लगा देने की जरूरत है, इन पे फौरन प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। ठीक है, 2018 से होम मिनिस्ट्री के पास बैन की फाइल है। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, इनको बैन करिए और बैन करके सख्त कार्रवाई करिए। याद रखिए, सुनिए मेरी बात, जो लोग ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि 10% मुसलमान इनके साथ आ जाए। मौलाना नदीमुद्दीन, कौन कर रहा है गुमराह? कौन कर रहा है गुमराह? ये पीएफआई के लोग गुमराह कर रहे हैं। इनको सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये देश का मुसलमान इनके बाड़ों में आने वाला नहीं है। लेकिन देश का मुसलमान ही तो पीएफआई का सदस्य है मौलाना नदीमुद्दीन। देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान ही पीएफआई का सदस्य है। देखिए, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनको कौम के बड़ों को समझाने की जरूरत है। जो पीएफआई में है, मैं अपील करता हूँ कि फौरन पीएफआई छोड़ दे और देश के साथ खड़े हो जाए, और सरकार पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई करे, और देश को जो लोग गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ठीक है, शबनम खान। शबनम, लगता है शबनम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से जो तमाम सारी चीजें नजर आती हैं, संजीव उनियाल जी, अब बड़े साफ गोई के साथ में मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं कि भाई कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इस बात से सहमत हैं? नैना, चंद लोग भी मान लें तो बूंद बूंद से सागर बनता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं देख रहा था हमारे पैनलिस्ट अतीकुर रहमान एक तरफ तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को, गजवाए हिंद को आउटराइटली मना करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कोई फिक्टिशियस है, और ऐसा कोई मुसलमान उनके साथ बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। और दूसरी तरफ पीएफआई को क्लीन चिट देते हैं। अभी आपने देखा आपके चैनल पे, अभी आपके इसी में टॉक्स में उन्होंने बोला कि पीएफआई की जो अपनी सारी स्टैंडिंग्स हैं, जो उनके पूरे उनकी जो बता रहे हैं कि हमारे क्या 50 कारें रहेंगे 2037 तक, वो इससे मैच नहीं कर रहे जो पुलिस के लोगों ने जो है वो कस्टडी में लिए हैं। तो ये बताता है कि पीएफआई के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर अतीकुर रहमान जैसे रिफॉर्मिस्ट हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर माने जाते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। और अभी 1-2 लोग और पैनल पे बैठे हैं, आप देखिएगा वो किस तरह से कंडेम करके इफ परंतु बट लगा के उनका सहयोग करेंगे। ये सबसे खतरनाक बात है। मुझे पीएफआई के बारे में कहना है कि अभी भी
जहां तक बैन करने का सवाल है, उनके पास प्रॉपर एविडेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और मुझे लगता है पूरी तैयारी हो चुकी है। एजीआई एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ने अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया तुषार मेहता ने कि हाँ, अब हम पीएफआई को लगभग बैन करने वाली स्टेज में आ गए हैं। सबको पता है सिमी का ट्रांसफर रुपए। ठीक है, लेकिन संजीव जी, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, इसका जवाब मैं जफर इस्लाम साहब से लेना चाहूंगी। जफर जी, आपने सुना, आप खुद मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं कि भाई पीएफआई ऐसी संस्था है जिसे बैन कर देना चाहिए, और लंबे समय से इस तरह की मांग होती रही है। और पिछले कुछ वर्षों में जो गतिविधियां रही, चाहे बात दिल्ली के कनेक्शन की सामने आई, चाहे बात हमने देखा, चाहे बात उदयपुर की हो, या फिर अब तो सीधे सीधे बिहार में भी सक्रियता नजर आती है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो पीएफआई की मौजूदगी को लेकर है। आखिर इस पर सख्त एक्शन का आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है, सभी इसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए नैना जी, सख्त एक्शन ही लिया जाएगा। सरकार इस चीज को सख्ती से निपट रही है, लेकिन जो जहां तक बैन करने का सवाल है, ये ऑर्गेनाइजेशन 100% बैन होगा, लेकिन बैन करने की प्रक्रिया होती है। सरकार जब बैन करती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो उसको प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जा रहा है। इसलिए कि अगर आप देखें, पहले भी इतिहास उठा के देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बैन किए गए हैं, लेकिन अगर वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो पूरे प्रोसेस का जो फायदा नहीं होता है। इसलिए जब तक पुख्ते तौर से, हर तरह से मजबूती के तौर से कोर्ट में बात रखी जाएगी, ताकि कोर्ट में बात भी रखी जाए तो वो बिल्कुल कोर्ट में इसी तरह से रखी जाए ताकि ये बैन जो है उसको कोई राहत ना मिले बैन होने के बाद। अब तक जो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो कार्रवाई की जा रही है पीएफआई के खिलाफ, पीएफआई के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बैन भी किया जाएगा। एक अहम सवाल ये कि बिहार में पिछले काफी लंबे वक्त तक कोई इस तरह का सदस्य अगर वहां पर एक्टिव है, एक्टिव भूमिका में है, ना सिर्फ एक्टिव भूमिका में बल्कि कई तरह के उसकी गतिविधियां भी देखी गई, लेकिन ये कहा जाए कि ना प्रशासन को ना सरकार को उसकी भनक तक लगी, क्या ऐसा संभव है? देखिए जो सामने अभी जितने बातें आई हैं उससे वो खुलासा आपके पास भी है। कुछ जाहिर है पुलिस के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा एविडेंसेस है, ज्यादा लीड्स के लिए जो दस्तावेज हैं, तो वो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने दिन से मालूम नहीं था। पुलिस अपना इंटेलिजेंस अपना काम करती है और सही मौके पर वो उस सख्ती से निपटती है। मैं 2-3 बातें अहम कहना चाहता हूं। कोई चैनल पे हमसे पहले भी कोई पैनलिस्ट कह रहे थे, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं देश की जनता को और मुस्लिम समाज के लोगों को भी कि ऐसे तत्वों से दूर रहे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहे। देश हित में काम नहीं करने वाले, चाहे वो इंसान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संगठन हो, सबके साथ हमारे पार्टी और हमारी सरकार सख्ती से निपटती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके साथ लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बड़ी सिर्फ गुडी वर्ड्स हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर कोई संस्था देश में संचालित है, आप कैसे रोक सकते हैं? आपको जब पता है कि अगर वो संस्था अगर इस तरह की गतिविधियों में, तो उन पर विराम लगाना पड़ेगा। शबनम खान, आखिर कैसे कंट्रोल होंगी चीजें? नहीं, बिल्कुल जी नहीं, विराम तो लगाए, विराम तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी संस्था पर बैन नहीं लगेगा तो जाके वहाँ पर मुस्लिम बच्चे या लड़के या जो भी वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियां जो सीख रहे हैं कि देश को कैसे कमजोर किया जाए, देश में कैसे आतंक फैलाया जाए, देश को कैसे डराया जाए, कैसे उदयपुर जैसी और घटनाओं को अंजाम दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर बैन नहीं लगेगा तो क्या आप ये करते रहेंगे? जी नहीं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। ये अभी यहाँ पर बैठकर जो अतीकुर रहमान जी भी बोल रहे थे और एक और मौलाना साहब बैठे हुए वो भी बोल रहे थे, मैं उन दोनों से पूछ रही हूँ। अतीकुर रहमान जी कह रहे थे मेरे पास एक वो है जो 47 तक के लिए लिखा है कि हाँ 2047 में हम गजवा हिंद नहीं, मतलब कुछ और उनके पास है किताब, लेकिन उन जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उनके पास कुछ और पर्चे है उसमें। तो क्या जब आपको ये मालूम है कि आपके पास 47 तक का आगे का प्रारूप तैयार है मुस्लिमों के लिए और अच्छा प्रारूप तैयार है, देशभक्ति का प्रारूप तैयार है, तो क्या आपने मुसलमानों के लिए ये काम किया? आपने कोई ऐसी क्लासेस दी मुसलमानों को
कि देखिए वो गलत वाली क्लास में नहीं जाना, यहाँ सही वाली क्लास में आई। ये सारे लोग आप समझिए कि टीवी में बैठकर ये उस तरीके की चीजें कहकर जाते हैं, चाहे यहाँ पर हम माने यहाँ पर बैठकर या ना माने, ये उस तरीके के लोगों को बढ़ावा देकर जाते हैं। ठीक है, और वो इनका नाम लेकर फिर ऐसी चीजों में संलिप्त होते हैं। शबनम, आपकी इस बात पे अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी अतीकुर। जी, असगर जी, आपका रुख करिए, और लेकिन संजीव अतीकुर भाई रहमान ने कुछ भी कह- जो सवाल उठाए हैं नैना जी, जी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से नदीम साहब ने भी कहा, मौलाना साहब ने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पीएफआई हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या ओवैसी जी की पार्टी हो, कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि हमारे संविधान को वायलेट कर रहा है, हमारे आईपीसी की धारा को वायलेट कर रहा है, हिंदुस्तान का आम मुसलमान, मैं, मौलाना नदीमुद्दीन खान साहब या असगर खान साहब उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। और ये सुरक्षा का मामला है नैना जी, सुरक्षा के मामले में अगर किसी को राइट बनता है, घटनाओं को रोकने के लिए मैं कंटिन्यू करूं नैना जी, क्या समझाने निकले हैं बाहर, सिर्फ आप यहीं पर ही 5 मिनट बैठकर और अपनी बात कहकर चले जाते हैं क्या? जी, आपने वही समझा रहा हूँ मुसलमान भाइयों को क्लास देने का काम शुरू किया है, वही समझा रहा हूँ नैना जी, बाहर आ गए थे तो सड़कों पर बाहर आए हैं नैना जी, वही समझा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको नहीं जुड़ना है। ठीक है, शबनम जी जवाब ले लेते हैं। अतीकुर नैना रहमान जी, जल्दी अगर इस पूरा तरह करें, से प्लीज। बात करना है तो हम नहीं करेंगे। आप नैरेटिव, ये इस तरह से नहीं है, यही सही बात आपसे पूछ रही हूँ मैं, सही सवाल सही जवाब दीजिए। ये ऐसा और वैसा वाली बात ही नहीं। मैंने स्पष्ट शब्दों में आपसे कहा है, क्या आप उसी तरीके से भीड़ लेकर मुसलमानों की सड़कों पर आए कि देखिए देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान अगर ऐसी हरकत करेगा तो हम सब उसे कड़ी सजा दिलवाने कान पकड़ कर लेकर चलेंगे। क्या आपने ऐसा कुछ किया अभी तक? अतीकुर रहमान, ये सवाल शबनम खान का है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ये पूछ रही हैं आपसे कि भाई अगर हम दूसरों पे यह सवाल उठा रहे हैं तो क्या अतीकुर रहमान ऐसे लोगों को समझाने के लिए जाएंगे कि भाई सही कक्षा क्या है, गलत कक्षा क्या है, किस दिशा में जाना है, किस में नहीं? क्या अतीकुर रहमान या फिर मौलाना नदीमुद्दीन खान जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स आगे आएंगे? इजाजत है बोलने की? जी जी, धन्यवाद। मुंबई के अंदर माहिम दरगाह का ट्रस्ट, हाँ मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट, हाँ जब कभी ऐसा कोई मामला आता है रेडिकलाइजेशन का, हाँ। वो ना सिर्फ मुसलमानों को संबोधित होते हैं बल्कि एक ऑल फेथ मीटिंग बुलाने का उन्होंने हमेशा से एक कंसोलिडेट एफर्ट किया है। राउंड द क्लॉक वो उन तमाम धर्म गुरु के कांटेक्ट में रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं और ये चीज को उजागर करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के सामने कि जितने भी रेडिकलाइज ग्रुप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत को कमजोर करें, भारत के संविधान को कमजोर करने की कोशिश करें, आईपीसी की कोई भी धारा को वायलेट करें, हाँ। वो अपना मैसेज मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाते हैं। ठीक और है, ये लेकिन कोशिश ऐसा जारी होता है। नहीं है। ये आप रेडिकलाइजेशन अच्छी की तरह से अपने किस दर्शकों तरह को बताते हैं किस तरह और से साजिश शबनम जी रची को भी जाती है? बताते हैं। ऐसा ही हो रहा है, अतीकुर रहमान, ये ऐसा ही हो रहा कहाँ है। होता है? मुझे एक बात बताइए, ऐसा अभी भी ही हो दक्षिण रहा भारत है। में पीएफआई एसडीपीआई के ऐसा कितने ही हो ऐसे रहा है। मैं सदस्य तो हैं? organization क्या बता कभी दे रहा लोगों हूं। को बताया कि आपके पीएफआई से सामने- कनेक्शन होने की क्या मैं बातें तो हैं? आपके सामने- तो फिर कैसे लेकिन जब दिल्ली narrative दंगे की बंद बात होना आती है चाहिए तो ना। इस तरह के लोग Negative सामने आ जाते narrative हैं? बंद होगा पीएफआई क्या? में शामिल होने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं? नेगेटिव बंद होगा क्या? तो कॉल्ड स्कॉलर बन के बैठे हैं, नेगेटिव बाहर सड़क नैरेटिव पर बंद नहीं होगा दिखाई देते। क्या? नेगेटिव नैरेटिव आप सेट कौन कर रहा बनाना है? चाहते हैं सेट community कौन को, कर तो रहा है? आपकी अतीकुर choice रहमान, है। ठीक है, मैं असगर खान का रुख कर लेती हूँ। बड़ी देर से बहुत वक्त हो गया, मैं उनका रुख नहीं कर पाई हूँ। बात को सामने आने दीजिए ना। कौन लाएगा? वही सामने ला रहे हैं अतीकुर रहमान। मैं जरा रुक कर लेती हूँ, असगर खान का बड़ा वक्त हो गया। असगर खान साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ठीक है, जब नेगेटिव नैरेटिव सेट कैसे होता है, आखिर उस छवि को क्यों इस तरह की छवि बनती है, जरा मुझे समझाइएगा। अभी हाल ही में पीएफआई की सक्रिय सदस्यता से जुड़ा हुआ एक शख्स पर कार्रवाई की गई। एडवोकेट
नूरुद्दीन जंगी, आपने नाम सुना होगा, इस बीच दरभंगा में लगातार एक्टिवली सदस्य रहा, एडवोकेट के तौर पर कार्य करता है, ये बातें सामने आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एलएलबी का छात्र रहा। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जो पीएफआई के सदस्य रहे, अगर उन पर कुछ एक्शन होता है तो उनके लिए वो उनके केसेस लड़ते हैं, वो उनके लिए केसेस लड़ता है। ना सिर्फ केसेस बल्कि वो चुनाव में भी खड़ा हो गया, 600 से ज्यादा वोट उसको मिल गए। आखिर कौन है ये लोग जो सपोर्ट करते हैं? क्यों नहीं सवाल खड़े होंगे? देखिए नैना जी, जहां तक एडवोकेट के केस लड़ने का सवाल है, मैं खुद भी एडवोकेट हूं जी, बिल्कुल, इसीलिए आपसे सवाल पूछिए। ये हमारे मुल्क का कानून है, हमारा संविधान है, इंडियन हमारा संविधान है, हमारा इंडियन पिनल कोड भी है उसमें शामिल। तो हर शख्स को इजाजत है और इस बात की पूरा हक है कि वो अपना केस लड़े। कसाब को पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसके बाद भी उसको इजाजत थी कि ट्रायल किया गया उसका। तो यही हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी और यही हमारे मुल्क का कानून है। जहां तक आपने स्क्रीन पे अभी मार्शल आर्ट दिखाई, वो कोई जुर्म नहीं है, बल्कि वो तो सपोर्ट करने वाली चीज है कि हम लेकिन असगर खान, मार्शल आर्ट की आड़ में हथियार चलाना सिखाया गया। ये बाकायदा सुनिए, जो फुलवारी शरीफ से जो दस्तावेज बरामद हुए उसमें बाकायदा इन बातों का जिक्र है। नैना जी नैना, या तो वो भी स्क्रीन पे दिखाओ वो भी आप स्क्रीन पे जहां पे वो हथियार चलाना दिखा रहे हैं, तो फिर हम उसकी बात करें। जो चीज एविडेंस में नहीं है हम उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, जो चीज सामने आप दिखा रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने मार्शल आर्ट दिखाया, हम उसको सपोर्ट करते हैं, ये भी कर रहे हैं और भी बहुत से लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, आरएसएस के लोग भी सिखाते हैं, सब इस मुल्क के सिटीजन उनको सिखा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी की गतिविधियां गलत हैं तो जहां उसको अरे एक मिनट भाई सुन लो यार, एक मिनट अभी सुन तो लो पूरी बात, फिर बोलना, सब बात बीच में बोलोगे यार। भाई अगर बैन करने की जहां तक बात है, वो हमारे और आपके कहने से बैन नहीं होगी। वो तो इसका एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस के बाद कोर्ट उसके लिए ऑर्डर करेगा कि भाई बैन है तो सब मानेंगे, पूरा हिंदुस्तान मानेगा। अगर लेकिन हमें इस वक्त डिबेट करना चाहिए थी इस बात पे, हमें उनको इनवाइट करना चाहिए था पीएफआई के लोगों को जो उनके पोस्ट होल्डर यहाँ है, कि आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट बताइए। अभी कुछ इस बात पे बहस होना चाहिए थी कि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम आंखें मीच के कहते हैं, देखिए गतिविधियों की बात करूं मैं, सुनिए असगर खान, सुनिए जरा। दरअसल जो अभी गिरफ्तारियां हो रही, मेरी बात तो सुनिए, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों के बाद में जो दस्तावेज सामने आए उसमें यह भी बताया गया कि भारत के आखिर कितने इलाके टारगेट पर हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्ट सुनिए, 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बनाने का एम्स एंड ऑब्जेक्ट है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए वो डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट अभी अतीक भाई ने भी कहा, वो डॉक्यूमेंट कॉन्कॉक्टेड हो सकते हैं, प्लांटेड हो सकते हैं। आपने बार बार अभी नाम लिया उदयपुर का, हमें खुद अफसोस होता है, हमारे अंदर दर्द होता है कि उस रियाज अहमद का नारे लगाने वालों की बात अलग है, जिसने सर तन से जुदा कर दिया। उस रियाज अहमद का एक तार पाकिस्तान से जुड़ा था और दूसरा तार बीजेपी से जुड़ा था। ही वॉज द पोस्ट होल्डर इन द बीजेपी पार्टी, और आज तक भी पार्टी ने उसको ऐलान नहीं किया है कि उसे निकाल दिया गया पार्टी से। कितने अफसोस की बात है। और बहुत सारे लीडर्स के साथ ठीक है असगर आपकी इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है जफर इस्लाम दे रहे हैं, आपने बीजेपी की बात की, जफर इस्लाम से जवाब ले लेती हूँ। जफर जी 30 सेकंड में प्लीज। ठीक है असगर, आपने सवाल पूछा ना, जवाब तो देने दीजिए। जफर इस्लाम, ये टोटल जी देखिए, ये असगर साहब जो असगर साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो पीएफआई का डॉक्यूमेंट है उसी तरह से इनकी आवाज है कि लोगों को गुमराह करने वाली। ना तो बीजेपी में था, नहीं वो आप काम है आपका, वो आपका काम है, इसलिए कि ना तो बीजेपी में था, ना बीजेपी में है, और ना फोटो खिंचाते हैं लोग। नहीं झूठे चोरों, अरे सुनिए तो, फोटो खिंचा, सुन लीजिए, दिखाई देते हैं, फोटो वही है, फोटो बताइए,
फोटो खिंचवाने, टेररिस्ट के साथ आ जाएगा, फोटो खिंचवाते असगर खान, आपने सवाल पूछा बीजेपी से, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे पास, सवाल का जवाब तो लीजिए। जफर इस्लाम जी। अरे भाई, आप भी 50 लोगों के साथ फोटो खिंचवाते होंगे, कोई उसमें से कोई एक मर्डरर मिल जाए तो क्या आप वो उसके साथी हो गए या उसके साथ आपका साथ हो गया? तो उसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉलिटिशियन के साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिशियन के साथ फोटो खिंचवाते हैं। किसी के माथा किसी के माथे पे लिखा नहीं रहता है, सब गलत बात है। कोई पोस्ट होल्डर कोई पोस्ट होल्डर नहीं, पार्टी से निकालने का सवाल उस वक्त होता है जब कोई पोस्ट होल्डर होगा, किसको पार्टी ने दिखाइए एक प्रूफ पे पार्टी का पोस्ट होल्डर है, कोई ऐसे दस्तावेज आप दिखाइए। लेकिन असगर खान जब बीजेपी प्रवक्ता कह रहे पोस्ट होल्डर, आप बोले कि नहीं भाई पोस्ट होल्डर है, आपको उसके जो सबूत वहां पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको बता रही हूं कि भाई जब कार्रवाई की गई, मेरी बात तो सुनिए, जब फुलवारी शरीफ में पटना से जो दस्तावेज बरामद हुए, आप कह रहे हैं कि वो दस्तावेज मान्य नहीं है, आप उन्हें सबूत के तौर पर नहीं मान रहे हैं। इतनी सिलेक्टिव अप्रोच। नैना जी, असगर खान आप तो वकील है, क्या पार्टी का मेंबर नहीं है? नैना जी, पार्टी का मेंबर नहीं, कहलवाइए इंसाफ। नैना जी, वो बोल तो रहे, ये प्रवक्ता है, जफर इस्लाम। अरे कह तो रहे और कैसे क्या कह रहे? मैं तो कह रहा हूँ भाई कि ना तो पार्टी का मेंबर नहीं है आपके। कह तो रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए। कौन से शब्दों में सुनना है असगर खान, कौन सी भाषा में सुनना है? मैं सुन रहा हूँ सब। हाँ, वो सामान्य हिंदी भाषा में बोल रहे कि पार्टी का अगर मेंबर नहीं है। मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप इस चीज को आप ये बोल रहे कि नहीं, आप उस चीज को मान रहे हैं, आप इस चीज को नहीं मानेंगे अगर बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है। मैं अगर आपसे उन दस्तावेजों का जिक्र कर रही हूँ, आप उसे दरकिनार कर दे रहे हैं। संजीव उनियाल कुछ कह रहे हैं। आपके चैनल में आपने कहा है, आपके चैनल में 10 बार, इससे पहले कभी नहीं कहा किसी को, कहते नहीं को चुप कराइए। पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश इनकी रहती है और वही कर रहे हैं। इन्होंने 4 बातें की कि मार्शल आर्ट करना जहां से इन्होंने शुरू किया वो गलत नहीं है, वो दस्तावेज उनके पास गलत है। अगर कोई भी वकील किसी की जो है वो मुखालफत नहीं वो कर सकता है पैरवी, तो आप देखिए कि चारों की ओर चौथी बात कि जिन्होंने सर तन से जुदा किया वो बीजेपी के लोग हैं। तो इस चारों की तरफ उनकी तरफ से उनकी मुखालफत करने में लगातार लगे हुए हैं, ये उनके एडवोकेट के नाते काम कर रहे हैं। और जिन्होंने सीए में क्लियर कट पीएफआई की फंडिंग आई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्लियर कट पीएफआई की फंडिंग आई, और जहांगीरपुरी रॉयट्स में क्लियर कट पीएफआई की फंडिंग आई, प्रोफेसर के दोनों हाथ काटने में केरला के पीएफआई की फंडिंग आई, और लव जिहाद के सारे मामलों में केरला के पीएफआई की फंडिंग आई। ये तो मैंने 5 मामले सुनाए, उनके लिए ये लगातार पैरवी कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, पीएफआई को बुलाने की जरूरत नहीं है नैना, पीएफआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ पार्शियली कर रहे हैं, पूरे तौर से कर रहे हैं कुछ लोग आपके ही पैनल पे। ठीक है, अतीकुर रहमान कुछ कह रहे हैं, जल्दी बोलिए, फिर मैं शबनम और मौलाना नदीमुद्दीन का रुख करूंगी। जी अतीकुर रहमान जी। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया नैना जी कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, बहुत सुरक्षा का मामला, सीरियस मामला है। अगर इसके ऊपर किसी को बोलने का राइट बनता है तो वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का राइट बनता है। हमारी देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रहा है तो क्या वजह है कि बीजेपी और जफर साहब ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि वी आर इन द प्रोसेस। ठीक है, क्या ये हम अंदाजा लगाएं कि उसको पेशिंग करते वक्त पीएफआई को आप अपना हिंदुत्व कंसोलिडेट कर रहे हो। मौलाना नदीमुद्दीन, देखिए, जब आतंकवाद का मामला आता है इस वक्त से काम लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोलिए ये आतंकवादी है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। आप सड़कों पे आके निंदा करिए, आप टीवी पे बैठ करके बोलने से कुछ नहीं होता, मस्जिदों में जाके कंडम करिए, जुमा के स्पीच में अपने बच्चों को बताइए इस तरह के जो लोग गतिविधियों में शामिल है वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमानों के विरोधी है, देश के विरोधी है। शबनम की बात से मैं एग्री करता हूँ कि मजहबी रहनुमा नाकाम हो चुके, मजहबी रहनुमा सड़कों पर आकर के हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा करके पीएफआई जैसे संगठनों की कंडम करना था, निंदा करना था, और कहना था कि देश के खूबसूरत इस देश के माहौल को
पीएफआई बिगाड़ रही है। लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन ऐसा हो कहाँ रहा है? अब देखिए दक्षिण भारत से लेकर अब ये मान के चलिए बिहार तक, ये जम्मू कश्मीर को तो आप छोड़ दीजिए, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई अपनी पैठ जमा रहा है और उसके सदस्य कौन है? उसके सदस्यों की एक लंबी फहरिस्त है और पिछले लंबे वक्त से है। और ऐसी कोई भी गतिविधि जहां पर हिंसा हो, जहां पर भारत विरोध गतिविधि हो, वहां पर पीएफआई की भूमिका नजर आती है। शबनम, ये उलमा की जिम्मेदारी है जी कि मजहबी रहनुमा रोड पर आए और रोड पर के आकर के पीएफआई जैसे नहीं, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन आप कह रहे हैं भाई मुस्लिम रहनुमा रोड पर आएगा कौन? असगर माफ कीजिएगा, ये जो है जिस तरह से अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि भाई पीएफआई के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाइए, जो जहर उगल रहे हैं आप, ये वो चाहते हैं कि हम उनका और भी ज्यादा इस तरह से प्रमोशन करें। असगर साहब कह रहे हैं, ये असगर साहब की दलील थी, उनको चर्चा कि उनको बुलाएं की जरूरत नहीं है, उनको ठोकने की जरूरत है। उनको चर्चा क्यों करेंगे आप? असगर खान, ये कोर्ट नहीं है, वकील साहब को बताइए ये कोर्ट क्यों चर्चा करें? उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सरकार है, कानून है, इस मुल्क के कानून को आप मानते ही नहीं, कोर्ट को मानते ही नहीं मानते आप। कड़ी से कड़ी अरे भाई कानून असगर खान, आप तो कानून के जानकार हैं, आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप कानून के जानकार हैं, आप ही ने कहा एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, लेकिन उस प्रोसेस के बीच में जरा आप मुझे एक बात बताइए कि जब शबनम बार बार पॉइंट कह रही है और बार बार यही पॉइंट मौलाना नदीमुद्दीन उठा रहे हैं कि क्यों ना मुस्लिम धर्म गुरु जो अपने आप को रहनुमा बताते हैं वो क्यों नहीं लोगों को समझाने का काम करते? आखिर कैसे इतनी बड़ी आबादी सिर्फ मुस्लिम समाज की पीएफआई से या ऐसे संगठनों से जुड़ जाती है? आप एक तरफ कहते हैं कि बिल्कुल बाहर निकल के मत आइए, प्रोसेशन मत करिए, ये जुमे की नमाज के बाद आप लोग क्या करते हैं? पथराव करते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं आइए निकल के। आपने हिंदुस्तान में आधे हिंदुस्तान में लगा रखी है। असगर खान वकील है, जरा तो सोच समझ के बोलिए, जरा तो सोच समझ के बोलिए। अगर पत्थरबाजी को मना किया जाए तो आप उस बात को आप जायज ठहरा रहे हैं कि भाई रोका जाता है। पत्थरबाजी के लिए कौन सी ऐसी सरकार है जो उसको इस तरह से आगे बढ़ावा देगी? शबनम खान कुछ कह रही है, मुझे लगता है असगर खान की इस सवाल का जवाब शबनम देंगी। जी नैना जी, मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो आप बता रहे थे ना कि बीजेपी वालों के साथ फोटो, वो तो टेररिस्ट का एजेंडा रहता है। वो जाके पहले इस तरीके के लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं ताकि वो माहौल अपना क्रिएट कर सके और एक आम आदमी दिखाई दे देश में, ताकि उनपे कोई शक ना कर सके। और वकील साहब को यहाँ बैठ के वकील साहब बोल रहे हैं असगर खान, इंटेलिजेंस का ही एक नतीजा है कि अभी जिस तरह से आपने देखा ना बिहार में जो कार्रवाई हुई, पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वरना गजवाए हिंद की जो इनकी जो प्लानिंग है उसके पहले ही ये डिकोड हुआ ना प्लान। ये इंटेलिजेंस का ही काम है। उन हिंदू भाइयों को जिन्होंने आपको पाकिस्तान लेने के बाद भी गले से लगा के रखा, उनका भी एहसान नहीं मानते आप लोग। कैसे लोग हैं? और फिर बोल रहे मुसलमानों को बाहर। अरे आप जो 5-6 लोग बैठते हो यहाँ पर रोज टीवी में सो कॉल्ड वो बनकर मुसलमानों के हितैषी, आप 5-6 लोग क्यों नहीं पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हो? आप क्यों नहीं गए? आपको पता है पटना के कई शहर इस तरीके की चीजों से ग्रस्त है। आप क्यों नहीं पहुंचे वहां पर पटना में? आप क्यों नहीं पहुंचते देवबंद की साइड? आप क्यों नहीं पहुंचते मेरठ मुजफ्फरनगर की साइड? आप लोग क्यों नहीं जाते हो? क्यों कर रहे हैं? आपको जनता चाहिए। और जो सीधा साधा मुसलमान जो देश की मुख्यधारा से जुड़े रहना चाहता है, आप उसको भी नहीं जीने देते हो, उसको भी बहलाते फुसलाते हो। हिजाब पर कभी बाहर लेकर आते हो पकड़ के, कभी औरतों को बिठाते हो शाहीन बाग में। आप क्यों पड़ रहे हो मुसलमानों के पीछे? अपनी जेबें भरने के लिए आम मुसलमान जो सच्ची राह पर चलना चाहता है उसे बख्श दीजिए आप। ये मैं नैना जी आपके चैनल के माध्यम से इनके वोट लगा रही हूँ लोगों से। इनकी सरकारें कैसे बनेंगी? ये सवाल इस बात पर वकील साहब तो वकील होकर भी कानून पता है इनको। लेकिन मामले ठीक है, संजीव उनियाल असगर खान कह रहे हैं कि भाई जब अब रोकेंगे कैसे, क्योंकि सरकार तो जब वो जुमे की नमाज के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं पथरावबाजी करने से रोक देती है, तो भाई लोगों को समझाएंगे कैसे? ये असगर खान के शब्द। आपने देखिए शबनम बहन ने ये बोला, बहुत अच्छी बात कही कि अतीकुर रहमान जैसे स्कॉलर
असगर साहब को तो छोड़ ही दीजिए, इनकी तो ये तो उनकी लगातार पैरवी कर रहे हैं, ये उनके लिए उनके केस तैयार कर रहे हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। पर शबनम बहन ने बिल्कुल ठीक कहा, अतीकुर रहमान टाइप के जो स्कॉलर हैं, मेरे साथ पैनलिस्ट होते हैं, ऐसे समाज सुधारक जो मुस्लिम समाज में मौजूद हैं, जिनको एक बोलने का तरीका है और जिनकी बात सुनता है समाज, वो आगे 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ते? शबनम हमारी बहन है, 4 लोगों के साथ बातचीत करके, गुफ्तगू करके क्यों नहीं समाज को बाहर निकालती? असगर साहब को तो अब रहने दीजिए, इनको तो घर में ही बैठे रहने दीजिए। इनकी देखिए इनका आउटलुक क्या है, ये उन सब लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो कि पीएफआई के लगातार एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, जो उनके साथ लगातार खड़े रहते हैं। हर एक बात में जो भी देश के दुश्मन है, असगर साहब उनके साथ खड़े रहते हैं। ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा मुस्लिम समाज देख रहा है। ठीक है, आपको कभी माफ नहीं जफर करेगा। इस्लाम कुछ कह रहे हैं, ठीक है जफर इस्लाम, लेकिन जिस तरह से चाहे असगर खान हो, चाहे अतीकुर रहमान हो, उनके शब्दों को सुनकर मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों को और भी ज्यादा बल मिल जाता है जो पीएफआई के या एसडीपीआई के सदस्य हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, असगर खान आप आपके शब्द यही दर्शाते हैं। अरे भाई चुप रहिए, बीच में हर वे बोलता रहे, यही हर वक्त बोलते रहते हैं। जरा दुनिया को, दूसरे को सुनिए भी तो सही। आप कहते हैं देर से सुन रहा हूं, मैंने कभी टोका आपको बीच में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं कि देखिए, समाज में ऐसे तत्व होते हैं और उस तत्व के साथ एक तो सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी स्ट्रांगली उसके खिलाफ खड़ी होती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो ये जो वीनस है सोसाइटी के लिए, नासूर है सोसाइटी के लिए, वो खत्म होता है। यहां पर अफसोस की बात है कि इनको कंडेम करने के लिए ऐसे लोग जो देश के तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो मुट्ठी भर ही हो, आप बोल रहे हैं मुट्ठी भर, ये मुट्ठी भर ही लोग तालाब में अगर आपको जरा सा मछली मर जाए तो पता चल जाता है। उसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि मुट्ठी भर है तो मुट्ठी भर के खिलाफ पे खड़े होइए, उनके पैरवी मत करना शुरू कर दीजिए। और आप बाकी चीजों आप सिर्फ कहिए उनके बारे में कि वो लोग उनके खिलाफ, सरकार सिर्फ उन्हीं के खिलाफ है, आपके खिलाफ नहीं है। जो लोग आप कह रहे हैं जो लोग नहीं है उनके खिलाफ कहां है सरकार तो खिलाफ उनके है। उसी तरह आपको भी, सिविल सोसाइटी को भी, कम्युनिटी को भी उनके खिलाफ खड़े होने चाहिए, ताकि कोई ऐसी कोशिश ना करे कि हमारे यंग माइंड्स को कहीं ना कहीं करप्ट किया जाए, यंग माइंड्स को बहकाया जाए, उनको रेडिकलाइज किया जाए और उनको गलत रास्ते पर खड़ा कर दिया जाए। कि इतने लंबे वक्त तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव में भी खड़ा हो गया, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, बिहार सरकार या बिहार प्रशासन की नजर में अभी तक ऐसी चीज क्यों नहीं आ पाई? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? देखिए, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? देखिए, इंटेलिजेंस जी, वकील साहब कितना ये जरा जिरा करना, आप जरा वकालत कर रहे वक्त जरा क्या कीजिएगा, हर वक्त एक ही सवाल को जब देखिए जिस चैनल पे उठा के ही करने लगते हैं। भाई इंटेलिजेंस का काम है ऐसे लोगों को पकड़ना, वो उसकी जानकारी लेना, उसके बारे में पूरी तफसील निकालना, उसके बाद पकड़ना, तब पुलिस की कार्रवाई होती है। वो हो रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस का अरे इंटेलिजेंस काम करके ही तो काम, ये सब काम हो रहा है। आपके पास इंफॉर्मेशन है नहीं, आप कह रहे हो वो इंफॉर्मेशन गलत है, तो ये इंफॉर्मेशन गलत है। यहां पर मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कहते हैं मुट्ठी भर लोग हैं, उन मुट्ठी भर के लोगों के लिए के खिलाफ आप खड़े होइए कि वो मुट्ठी भर लोग जो है पूरे कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं नासूर की तरह है। वही तो आपको करना है। ठीक है। क्या अतीकुर रहमान ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होंगे और समाज के लोगों को एक तरह से जागरूकता का कार्य करेंगे? असगर खान या अतीकुर रहमान क्या उस फहरिस्त में होंगे जो लोगों को जागरूक करें कि भाई ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से किसी का हित नहीं है? गजवाए हिंद, लब्बैक, हम पहले से खड़े, दावत इस्लामी, हम पहले से खड़े हैं, हाँ, उनके साथ खड़े हैं, हम पहले से खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? हमारी ये जिम्मेदारी है, ये मुल्क हमारा है। हाँ। हम कहाँ खड़े हैं? हम इस मुल्क की हिमायत में हमेशा खड़े हैं। हाँ। ये तो ये गद्दार लोग हैं जो मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं।
कड़वी बातें कह के, नफरत भरी बातें कह के, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जो लोग नारा लगाते हैं उनकी जरूरत नहीं है, जो नारा लगवाते हैं उनकी जरूरत है। तो असगर खान जब मुट्ठी भर लोगों की बात होती है सर तन से जुदा करने के लिए, हमने देखा गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती जैसे तमाम ऐसे कई लोग रहे, उनके वीडियोस उनका समर्थन करते हुए ऐसे लोगों की अथाह भरमार रही। ये मुट्ठी भर लोग तो नजर नहीं आते अतीकुर रहमान, ये मुट्ठी भर लोग तो नहीं है। नहीं, आपको भी तो वो लोग आपको भी वो मुट्ठी भर लोग नजर नहीं आते। जो सर तन से जुदा करते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन जो कहते हैं गोली मारो वो नजर नहीं आते, जो कहते हैं मुल्लाओं को काटा जाएगा वो नजर नहीं आते। इसमें क्या बात है भाई? दो चश्मे क्यों हैं? एक चश्मे एक जबान से बात कर। कौन कह रहा है ऐसा? और असगर खान ये बताइए कि जब इस तरह की बातें हुई तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको ऐसा लगता है कार्रवाई नहीं की गई? गोली और आप ऐसे शब्दों के साथ में आप गौहर चिश्ती और आप में फिर अंतर किया कभी कहा नहीं असगर खान, फिर गौहर चिश्ती जैसे लोगों में और आप में अंतर किया। अगर आप उनके समर्थन की बात कह रहे हैं, आपके बनारस में महंत ने भी कहा सर तन से जुदा, महंत ने भी कहा। हम ये कहते हैं सब गलत है, आप भी कहिए सब गलत है, लेकिन आप एक को गलत कहती हैं, दूसरों को अरे जो हिंसा फैलाने की, जो कत्लेआम करने की बात करता है वो हर कोई व्यक्ति गलत है। और मैं तो कहती हूँ जिस भी धर्म का उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव उनियाल, आपने 2 को गिरफ्तार किया, 2 को नहीं किया, ऐसा क्यों किया आपने 2 को गिरफ्तार? बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है असगर खान। मुझे समझ में नहीं आता वकालत में जिरा के वक्त क्या करते होंगे। संजीव उनियाल जी, अपनी सोच। नैना जी, आपने इस पूरी डिबेट को बहुत सार्थक तरीके से एक कंक्लूजन की तरफ आप लेके गई हैं, और आपने असली चेहरा इस असगर महमूद जी का सबके सामने कर दिया। इनकी बात, एक्चुअल बात पता लगी इनके मन में क्या है। अब देखिए, एक वाक्य को कि भाई हम तेरे को जो है उसको सर तन से जुदा, जिन 2 लोगों की मृत्यु हो गई, सर तन से काट दिया, उसको क्या कह रही है कि लोग वाक्य ऐसे वाक्य बोलते हैं। महंत जी ने एक वाक्य बोला है, पर उन 2 हिंदुओं का तो सर तन से जुदा हो गया। उनके साथ खड़े हो पीएफआई के लोगों के साथ। ये असली चेहरा है आपका। मैं लास्ट पॉइंट शबनम खान से लेना चाहूंगी प्लीज, अंतिम पड़ाव की तरफ है शबनम, लास्ट पॉइंट जी। मैं बोल रही हूँ कि वकील साहब अगर इस तरीके की बात बैठकर यहाँ पर से करेंगे तो आप सोचिए जो आम मुस्लिम सुन रहा है वो सोचेगा हमें प्रोटेक्ट करने वाला है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को यहाँ से एक कड़ा मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति पीएफआई के झांसे में आएगा या देश को कमजोर करने की किसी भी बात में अब शामिल होने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या पूरी मुस्लिम बिरादरी का कोई वकील उसका ना केस लड़ेगा। बिल्कुल शबनम जी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बड़ी विडंबना है कि जब भी बात होती है असगर खान के शब्द से इस तरह के शब्द नहीं निकलते। हाँ, लेकिन उनकी वकालत करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए शब्द जरूर निकलते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कन्हैयालाल पार्ट 2 को लेकर जिस तरह से धमकी मिल रही है, ऐसे लोगों पर आखिर एक्शन किस तरह से हो। और गजवाए हिंद को लेकर जो दस्तावेज सामने आ रखे हैं, पीएफआई के जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उसके कितने किरदार ऐसे हैं जो अभी भी भारत में स्लीपर सेल का कार्य कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में रुक रहे ब्रेक के लिए।